हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से नर्व सेल्स के अंदर जो नर्व इंपल्स है उसका जनरेशन और कंडक्शन होता है। अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाके पुरानी वीडियोस को जरूर देख लीजिए, जहां पर हमने आयन चैनल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हमें आयन चैनल्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो एक बार जाके आप पुरानी वीडियोस को जरूर देख लीजिए सो दैट कि हम आज के लेक्चर का जो लिंक है इजीली स्टैब्लिश कर पाए। अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पर भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो एक बार जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं कि नर्व सेल्स के अंदर किस तरीके से नर्व इंपल्स का जनरेशन होता है एंड उसका कंडक्शन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर नर्व सेल्स और मसल्स ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर आपको एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलता है, यानी यहां पर क्या है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का जनरेशन होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है उसका यहां पे बनने की वजह से यहां पर आपको एक क्या है पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर आपको एक्साइटेबिलिटी नजर आती है। अब ये एक्साइटेबिलिटी या जो नर्व इंपल्स है किस तरीके से जनरेट होता है और उसका फिर कंडक्शन कैसे होगा उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मेन टॉपिक पे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों का पता होना जरूरी है सो दैट कि हम सारी चीजों को बहुत आसानी से रिलेट करके समझ पाएंगे। ठीक है, तो जनरली मैंने आपको लास्ट लेक्चर के बताया था कि जो नर्व सेल्स है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है और बीच बीच में आपको क्या है बहुत सारे आयन चैनल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं वही डायग्राम बना रहा हूं यहां पर। तो सपोज करो ये जो मेरे पास क्या है, ये एक्सॉन है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक्सॉन है, ये नाम आपको याद रखना है। तो जो हमारा नर्व है, नर्व का ये एक्सॉन वाला पार्ट है, पूरा नर्व नहीं बना रहा मैं, सिर्फ एक्सॉन वाला पार्ट बना रहा हूं। ठीक है, अब ये जो एक्सॉन वाला ये पूरा पार्ट एक्सॉन है, एक्सॉन के जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और एक्सॉन के बाहर वाला जो स्पेस है वहां पर जो फ्लूइड होगा उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, उसको क्या नाम देंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या शॉर्ट फॉर्म में इसको ECF भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब हमें समझना क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कौन से कैटायन और कौन से एनायन होते हैं। सेम एज साइटोप्लाज्म के अंदर समझना है कि कौन से कैटायन और कौन से एनायन होते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ जो कैटायन होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर जो कैटायन होगा वो होता है आपका सोडियम आयन। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर यानी जो एक्सॉन के बाहर जो फ्लूइड है उसके अंदर सोडियम का अमाउंट यहां पर बहुत ज्यादा होता है। और वही अगर हम एनायन की बात करें तो यहां पर जो एनायन होता है वो क्लोराइड होता है। ठीक है, तो बाहर की तरफ आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कैटायन और क्लोराइड आयन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब सेम चीज हम समझते हैं साइटोप्लाज्म के लिए। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो यहां पर जो कैटायन है, यहां पर जो कैटायन होगा वो होता है आपका पोटेशियम आयन। ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो पोटेशियम आयन है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। सेम एज अगर हम बात करते हैं एनायन की। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर याद रखनी है, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर जो एनायन होता है वो एनायन फ्री नहीं होता। जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर जो क्लोराइड है वो फ्री है। ठीक है, बट यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर यानी जो एक्सॉन है, एक्सॉन के साइटोप्लाज्म के अंदर जो एनायन है वो फ्री स्टेट में नहीं होता, यहां पर वो बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और यहां पर जो एनायन होगा उस एनायन का नाम है आपका फॉस्फेट। उसका नाम क्या है, फॉस्फेट। और ये जो फॉस्फेट है ये क्या है, ATP के साथ बाउंडेड होता है, बंधा हुआ होता है। ठीक है, उसके अलावा आप अमाइनो एसिड्स की बात कर सकते हो। अमाइनो एसिड्स, ये भी अमाइनो एसिड क्या होते हैं, एनायनिक फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये भी बाउंडेड फॉर्म में होते हैं और ये क्या है, प्रोटीन बनाते हुए आपको दिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है
कि जो एक्सोप्लाज्म है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा होगा, और एनायन की बात करें तो फॉस्फेट और अमाइनो एसिड होंगे, लेकिन ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर यहां तक कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके का सजेशन मुझे देना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी हमने क्या समझा, सिर्फ जनरल समझा कि मेरे पास एक नर्व है, नर्व का एक्सॉन वाला पार्ट लिया मैंने, एक्सॉन के बाहर क्या प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्सॉन के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम, ये जो सोडियम आयन है उसकी कंसंट्रेशन और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, पोटेशियम और फॉस्फेट आयन या फॉस्फेट और ये जो अमाइनो एसिड है ये ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। अब हम समझना स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से नर्व इंपल्स का जनरेशन होता है एंड उसका कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो अगर हम नर्व इंपल्स के जनरेशन और कंडक्शन की बात करें तो यहां पर हमें 3 फेजेस के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें 3 फेजेस कौन कौन सा है, एक है आपका रेस्टिंग फेज, एक होता है आपका रेस्टिंग फेज पहला। ठीक है, रेस्टिंग फेज होगा, उसके बाद आ जाएगा एक्साइटिंग फेज, एक आ जाएगा एक्साइटिंग फेज, और जो लास्ट फेज होता है वो आपका रीपोलराइजेशन फेज। ठीक है, तो यानी नर्व इंपल्स को हमें इन 3 मेन हेडिंग्स के अंदर पढ़ना है। पहला है रेस्टिंग फेज, फिर एक्साइटिंग फेज, और फिर नेक्स्ट है रीपोलराइजेशन फेज। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम इन तीनों फेजेस को समझेंगे और उसके बाद समझेंगे किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेस्टिंग फेज। अब रेस्टिंग फेज क्या होता है इसको समझते हैं। रेस्टिंग फेज वो फेज है जहां पर जो नर्व इंपल्स है उसका जनरेशन नहीं होता, जो नर्व सेल्स है वो एक्साइटेबल नहीं होते, बिल्कुल आइडल पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो समझते हैं रेस्टिंग फेज की कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, तो अगेन मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि इस तरीके से एक एक्सॉन को मैंने यहां पे ड्रॉ किया। ठीक है, ये एक्सॉन है। अब इस एक्सॉन के अंदर मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर कुछ आयन चैनल्स बताए थे। ठीक है, अब ये आयन चैनल्स कौन कौन से उसको समझते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आयन चैनल्स की बात करूं तो सबसे पहले यहां पर मैं बात कर रहा हूं लीकी चैनल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं लीकी चैनल्स। ठीक है, तो लीकी चैनल्स के अंदर आपका पोटेशियम लीकी चैनल्स हो सकते हैं, सोडियम लीकी चैनल्स हो सकते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूं इसको नाम देते हैं पोटेशियम लीकी चैनल या लीक चैनल। ठीक है, पोटेशियम लीक चैनल ये आपके ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैं रेड कलर से बनाता हूं सोडियम लीक चैनल। ठीक है, रेड कलर वाला क्या हो जाएगा आपका, सोडियम लीक चैनल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहां पर एक और स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश करता हूं और उसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की बात कर रहे हैं यहां पर। तो हमें रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर कौन कौन से आयन चैनल्स को ध्यान रखना है, तो सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है, पोटेशियम लीकी चैनल। उसके अलावा क्या हो जाएगा हमारा यहां पर, अगर हम बात करें तो ये वाला कौन सा है हमारा, सोडियम लीक चैनल। और नेक्स्ट ये जो हमें याद रखना है वो क्या याद करना है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ठीक है, तो इन चीजों को हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इन 3 लीक चैनल्स के बारे में आपको रेस्टिंग फेज के अंदर बहुत अच्छे से याद रखना है। अब ये तीनों चैनल्स करते क्या हैं उसको समझते हैं और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जनरली अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला जो स्टेज है इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या होता है, सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। सेम है साइटोप्लाज्म की बात करें तो यहां पर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, तो जब रेस्टिंग फेज में आपका नर्व सेल प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में जो ये साइटोप्लाज्म के अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
ये जो अगर हम रेस्टिंग फेज की बात करें तो रेस्टिंग फेज के कंडीशन में यानी जो आपका नर्व सेल है वो किसी भी तरीके का एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करता, और जब वो कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर रहा होता है, रेस्टिंग फेज में होता है, तो उस कंडीशन में जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है, ये जो आप अंदर वाला मेम्ब्रेन देख रहे हो, इस अंदर वाले मेम्ब्रेन के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। इस तरीके से यहां पर आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ इस तरीके से, बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ कैसा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग फेज में है, ठीक है। रेस्टिंग फेज में क्या होता है, अंदर की तरफ आपका नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा अंदर होता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर जो सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल मेजर करें, पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, और रेस्टिंग फेज में जब हम अपना यहाँ पे जो नर्व सेल है उसका वोल्टेज मेजर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि रेस्टिंग फेज में जो वोल्टेज है वो आपका -70 मिली वोल्ट है, ठीक है। अब -70 मिली वोल्ट का मतलब होता है, यहां पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन हमें सिर्फ ये बताता है कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसका जो चार्ज है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो रेस्टिंग फेज के अंदर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -70 मिली वोल्ट होता है। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, तो उसको आप अच्छे से याद रखेंगे कि रेस्टिंग फेज में -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि ये -70 मिली वोल्ट बनता कैसे है, कैसे अंदर का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो जाता है और बाहर का पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको आयन चैनल्स बता रहा था तो मैंने आपको वहां पर एक टर्म बताया था कि आपका ये जो आयन होता है, ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोटेशियम लीक चैनल्स होते हैं या पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं, उसके जो नंबर्स होते हैं वो सोडियम लीकी चैनल से ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसके नंबर ज्यादा हैं तो होगा क्या कि अंदर जो कि पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा था वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, इस तरीके से ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पोटेशियम क्या होगा, सेल के अंदर से यानी साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ जाना स्टार्ट होगा। यानी अंदर से जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत तेजी से बाहर जाना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जो सोडियम है वो सोडियम आयन बहुत कम अमाउंट में अंदर आ रहा होता है, यानी जिस अमाउंट से पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा होता है उस अमाउंट से पॉजिटिव चार्ज अंदर नहीं आ रहा होता है, ठीक है। यानी यहां पर हो क्या रहा है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में पोटेशियम साइटोप्लाज्म से ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके तरफ मूव करते हैं, और जो सोडियम है वो बहुत कम अंदर एंटर करता है। उसके अलावा क्या होता है कि जो आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है ये और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है। यहां पर तो ध्यान रखना है कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है ये अब क्या करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली करता क्या है ये कि जो भी सोडियम अंदर आया है उन सबको पकड़ के ये बाहर फेंक देता है। बाहर कैसे फेंकता है, तो ये क्या करेगा, 3 सोडियम मॉलिक्यूल को बाहर फेंकता है और जो 2 पोटेशियम आपके जो एटम होते हैं, जो मॉलिक्यूल है, उसको अंदर लाने का काम करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब यहां पर मूवमेंट हो रहा होता है तो लीकी चैनल से सबसे ज्यादा तेजी से पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे। जो भी थोड़ा बहुत पोटेशियम मतलब सोडियम अंदर आ भी रहा होता है तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके, क्योंकि यहां पे एटीपेज लिखा है इसका मतलब क्या है, इस पंप को ऑपरेट करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और जहां पर भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर आपको ऑलरेडी आपको पता होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से 3 सोडियम मॉलिक्यूल को बाहर फेंका जाता है और 2 पोटेशियम को अंदर लाया जाता है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ओवरऑल इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर पॉजिटिव चार्ज की कमी आने लग जाती है, ठीक है। ओवरऑल इस मूवमेंट से क्या होगा, ओवरऑल डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में पॉजिटिव चार्ज की कमी आने लग जाती है इस मूवमेंट के अलावा। उसके अलावा क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आपका सिंपल साइटोप्लाज्म है उसके अंदर फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है और अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होता है, और ये जो एनायंस होते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि क्या है, बाउंडेड फॉर्म में है, ठीक है।
एक तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज की यहां पर कमी हो गई है, और उसके अलावा क्या है, नेगेटिव चार्ज यहां पर बिल्कुल अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो अंदर का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव होकर कितना चला जाता है, -70 मिली वोल्ट तक चला जाता है। और इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इन सारी चीजों को आपके लिए सम अप कर देता हूं। ठीक है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम किसे बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिसके अंदर जो आपका एक्सोप्लाज्म है उसके अंदर क्या है, अंदर वाली लेयर में नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। अब ये अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द लीकी चैनल्स एंड सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, यानी अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज करने के लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों मिलके अंदर की तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या है कि मेम्ब्रेन के ऊपर पोटेशियम लीकी चैनल ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट में जो पोटेशियम है वो साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ जाते हैं। जो भी थोड़े बहुत सोडियम अंदर की तरफ आते भी हैं बिकॉज ऑफ सोडियम लीकी चैनल्स, उससे क्या होगा कि यहां पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर फेंक देगा और 2 सोडियम को अंदर लेके आता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर की तरफ डिक्रीज होने लग जाता है। उसके अलावा क्या है, जो फॉस्फेट और आपके जो अमाइनो एसिड्स है वो भी मिलकर नेगेटिव चार्ज यहां पर अंदर की तरफ करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा तो इस स्टेज में हम बोलते हैं कि जो हमारा नर्व है वो रेस्टिंग फेज में है, और यहां पे जो जनरेट पोटेंशियल है उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलेंगे, और इसकी वैल्यू -70 मिली वोल्ट आ जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहां तक चीजें याद रखनी है। आई होप आपको ये जो रेस्टिंग फेज है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इन्हीं चीजों को यहां पर पीपीटी की मदद से भी आपको लिख दिया है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो जनरली क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि आप देखोगे सेल सरफेस के बीच में एग्जिस्ट करता है, जिसमें अंदर की तरफ नेगेटिव होता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव होता है, तो ऐसे रेस्टिंग पोटेंशियल या ऐसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है इस केस में जब अंदर की तरफ नेगेटिव और बाहर की तरफ पॉजिटिव होता है, तो इस केस में हम बोलते हैं कि जो हमारा मेम्ब्रेन है वो पोलराइज स्टेट में है, यानी उसके ऊपर पोलराइजेशन हुआ पड़ा है, चार्ज यहां पे चार्ज डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये अराउंड -70 मिली वोल्ट तक जा सकता है, और अगर आपसे कोई रेंज पूछता है तो रेंज आपका 40 से 90 मिली वोल्ट तक ये वेरी कर सकता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अभी जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसको बनाने में बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, ठीक है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों मिलके ये नेगेटिव लेके आते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि यहां पर आपका सोडियम और पोटेशियम लीकी चैनल्स ये पार्टिसिपेट करते हैं नेगेटिव आयन को अंदर लाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, जो अभी मैंने आपको बताया है वही यहाँ पर पीपीटी में भी लिख रखा है। तो एक बार आप क्या है, एप्लीकेशन से जाके इस पीपीटी को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम डायरेक्टली मूव करेंगे सिंपली सी अब एक्साइटिंग स्टेज, या जब हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यानी अब एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से जनरेट होगा उसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारा मेम्ब्रेन है वो अभी रेस्टिंग स्टेज में है, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -70 मिली वोल्ट है, और अभी जो हमारा मेम्ब्रेन है वो किसी तरीके का कोई भी पोटेंशियल जनरेट नहीं कर रहा है, कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ है। अब एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे अगेन एक्सॉन ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरा एक्सॉन है। ठीक है, और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जनरली लीकी चैनल्स के अलावा हमारे बॉडी के या जो नर्व सेल्स है उसके ऊपर क्या है, आपको क्या है, लाइगेंड गेटेड चैनल्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब लाइगेंड गेटेड चैनल हो गया, उसके अलावा मैकेनिकल गेटेड चैनल्स हो गया, उसके अलावा वोल्टेज गेटेड चैनल्स हो गया, तो इतने सारे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं यहाँ पर मैकेनिकल गेटेड चैनल्स की। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारा क्या है, एक मैकेनिकल गेटेड चैनल है। सिर्फ अभी मैं सिर्फ एक ही को लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो अभी क्या है, ये जनरली हमारा अगेन ये कौन सा पार्ट है, एक्सॉन का पार्ट है, और ये एक्सॉन मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो चैनल है इसको हमने नाम दिया मैकेनिकल गेटेड चैनल। अब ये मैकेनिकल गेटेड चैनल क्या करेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
लेकिन उससे पहले आपको ये पता होगा कि इस समय तक जो आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रेस्टिंग स्टेज में है, यानी अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है और बाहर की तरफ अभी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ये इस तरीके से बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। उसके अलावा भी हमने पढ़ा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो अभी तक का अभी सिचुएशन हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, अब होगा क्या, अब मैकेनिकल गेटेड जो चैनल्स होता है उसको स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस कैसे मिलेगा, सपोज करो अभी मेरा हाथ है, इसमें क्या है, इस समय हमने कोई भी जनरली किसी भी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पे जो न्यूरॉन है उसमें किसी भी तरीके का एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है, रेस्टिंग स्टेज में है। और अभी इस समय चेक करूंगा तो क्या होगा, जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, -70 मिली वोल्ट होगा। ठीक है, अब जनरली क्या है, इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से अपने स्किन को ऐसे इस तरीके से प्रेस किया, स्ट्रेच किया या ऐसे चींटी काटी सिंपल सा। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर यहां पर इस तरीके से चींटी काटा, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जैसे ही मैंने इसको इस पे ऐसे प्रेस किया अपने स्किन को, तो स्किन को प्रेस करते ही क्या होगा, एक मैकेनिकल यहां पे क्या होगा, मैकेनिकल फोर्स डेवलप होगा। यानी कल मैंने आपको जो बताया था मैकेनिकल गेटेड चैनल के अंदर कि यहां पर मैकेनिकल स्टिमुलस जनरेट होगा। तो जैसे ही मैंने इसको जनरेट किया, एक मैकेनिकल स्टिमुलस जनरेट होगा। अब ये जो मैकेनिकल स्टिमुलस है ये करेगा क्या कि जनरली जितने भी मैकेनिकल गेटेड आपके सोडियम चैनल्स हैं उनको ओपन कर देते हैं। ठीक है, इनिशियली क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, लेकिन जैसे ही उसको कोई मैकेनिकल स्टिमुलस मिलता है वैसे ही क्या होगा, जो मैकेनिकल गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे वैसे ही क्या है कि यहां से जो बाहर से जो सोडियम है वो अंदर की तरफ आना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत तेजी के साथ वो क्या होगा, अंदर की तरफ आना स्टार्ट होगा। और अंदर की तरफ जैसे ही आना स्टार्ट होगा वैसे ही अंदर का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज होना स्टार्ट होता है। शुरुआत में कितना होता है आपका, -70 मिली वोल्ट, लेकिन जैसे ही सोडियम अंदर की तरफ आता है बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ मैकेनिकल गेटेड चैनल, सारा का सारा क्या है, सोडियम अंदर की तरफ आना स्टार्ट होगा। अब जैसे ही सोडियम अंदर की तरफ आना स्टार्ट होगा, अंदर की तरफ जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये जैसे ही पोटेंशियल -70 से जैसे ही ये पोटेंशियल क्या होगा, -55 मिली वोल्ट तक जाता है। जैसे ये पोटेंशियल -70 से -55 पे जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि -55 बड़ा होता है और -70 उससे भी छोटा होता है। ठीक है, तो जैसे ही -70 मिली वोल्ट से -55 मिली वोल्ट तक जाएगा, क्यों जा रहा है ये यहां तक, बिकॉज कि यहां पर जो सोडियम है उसकी एंट्री हो रही है अंदर की तरफ। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे ही ये पोटेंशियल यहां से यहां तक होगा वैसे ही क्या होगा, यहां पर एक थ्रेशोल्ड बेसिकली बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को अचीव कर लेता है ये। ठीक है, जैसे ही पोटेंशियल -70 से इस पे आ जाएगा तो इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। वैसे ही क्या होगा कि जो आपका नर्व सेल है, जो एक्सॉन है, उसके अंदर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट होगा। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जैसे ही पहुंचता है आपका ये जो नर्व सेल, जैसे ही इस पोटेंशियल पे जनरेट होगा, ये पोटेंशियल कैसे डेवलप हुआ, अगेन बता रहा हूं मैं कि यहां पर सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, सोडियम अंदर की तरफ जा रहा है। सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से अगेन किस पे पहुंच गया है, -55 पे पहुंच गया है। -55 को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आते ही अब यहां पर जो आपका पूरा का पूरा नर्व सेल है वो कहेगा अब मजा आ जाएगा। अब होगा क्या कि जितने भी वोल्टेज गेटेड, अब ध्यान रखना है, जितने भी वोल्टेज गेटेड, अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, जितने भी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, एक्शन पोटेंशियल तक पहुंचते ही सारे के सारे वोल्टेज गेटेड ये जो आपके सोडियम चैनल्स है वो सारे खुल जाएंगे। अब जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलेंगे वैसे क्या होगा, बहुत तेजी से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो भी सोडियम है वो बहुत तेजी से अंदर की तरफ एंटर करना स्टार्ट करेंगे। वो क्या होगा, बहुत तेजी से एंटर करेंगे और एंटर करते ही पोटेंशियल बदलना स्टार्ट होगा। अब ये -55 से क्या हो जाएगा, 0 तक जाएगा। 0 जाने के बाद क्या है, फिर ये मैक्सिमम कहां तक जाता है, 30 मिली वोल्ट या फिर ये 40 मिली वोल्ट तक जा सकता है प्लस में। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल जनरेट होगा, जो प्लस में जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। और यही एक्शन पोटेंशियल क्या है, सॉल्टेटरी कंडक्शन की मदद से आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग स्टेज बोलते हैं। यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट कब होगा, जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट हुआ। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट होने के बाद जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलेंगे, बहुत तेजी से क्या है, बाहर से यानी एक्स्ट्रा
सेलुलर फ्लूइड से सोडियम आयन आपके साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करेंगे और जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले नेगेटिव था उसको अब ये पहले जीरो करेंगे और जीरो करने के बाद ये क्या है, इसको पॉजिटिव 30 मिलीवोल्ट तक या 40 मिलीवोल्ट तक ये लेके जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं कि यहां पर अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। और ये एक्शन पोटेंशियल क्या है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जाता है। यानी पहले क्या होगा कि इस तरीके से आगे बढ़ेगा। जैसे सपोज करो कि जितने भी आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से ओपन हुआ, ये सोडियम चैनल ऐसे ओपन होते ही क्या हो जाएगा, यहां पर जो पोटेंशियल है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव में कन्वर्ट होते ही क्या है, फिर आगे के जितने भी सोडियम चैनल है उनको भी ओपन कर देगा। इसी तरीके से क्या है, कंटिन्यूअसली जितने भी सोडियम, जो आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो आगे जाते जाते सारे खुलने स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे क्या है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव था वो किस में कन्वर्ट होता चला जाता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट होता चला जाता है। और ये जब धीरे धीरे पॉजिटिव आगे बढ़ता चला जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं कि एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ मूव कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल बन गया है। तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के ओपन होते ही जो अंदर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव में था अब वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होते ही अब ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है इसी को हम क्या नाम देते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं अगेन आपको क्या है सारी चीजें सम अप कर देता हूं, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं हाथ है, इनिशियली मेरा जो न्यूरॉन है रेस्टिंग फेज में है। ठीक है, कोई भी वहां पर किसी भी तरीके का पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन बाहर से जैसे ही कोई मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप हुआ, मैकेनिकल स्टिमुलस की मदद से मैकेनिकल गेटेड चैनल्स खुलेंगे, मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल्स खुलेंगे। उसकी मदद से क्या है, सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आएगा और जैसे ही अंदर की तरफ आएगा पोटेंशियल जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ होना स्टार्ट होता है। और जैसे ही ये क्या है -70 से -55 तक जाएगा तो -55 को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होते ही जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे आएगा तो जितने भी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स है वो सारे खुल जाएंगे और बहुत तेजी से जो बाहर का सोडियम है साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करेगा और मेम्ब्रेन को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। और इस पूरे सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल का पॉजिटिव हो जाना ही बोलता है जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, या उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ग्राफ को देखो एक बार, इनिशियली कितना था -70, अब जैसे क्या होगा कि वोल्टेज गेटेड खुला तो ये थ्रेशोल्ड तक जाएगा। थ्रेशोल्ड कितना है, -55, और मैक्सिमम कहां तक जाता है, 30। ठीक है, 30 तक आ गया है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाता है, और इस फेज को, ये जो फेज है नेगेटिव से पॉजिटिव होने को ही हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन फेज बोलते हैं। तो इसको ये नाम भी याद रखना है कि जो एक्साइटिंग फेज है इसी को हम डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या, पहले पोलराइजेशन को हमने नेगेटिव बोला था, नेगेटिव से पॉजिटिव होने को ही हम क्या बोल रहे हैं, डीपोलराइजेशन बोल रहे हैं। तो यानी ये क्या हो चुका है, डीपोलराइज हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब जैसे ही ये डीपोलराइज हो जाता है, ठीक है, तो उससे पहले क्या है, ये जो पीपीटी है, तो जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं वो सारी की सारी इस पीपीटी में मेंशन है। ठीक है, तो एक बार आप क्या है पीपीटी को डाउनलोड करके इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्टली मूव करेंगे सिंपल सा आपके रीपोलराइजेशन स्टेज पे। ठीक है, अब ये रीपोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है, अब जनरली ऑलरेडी हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, सिग्नल ब्रेन तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब क्या है, कंटिन्यूअसली आपका जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन नहीं रह सकता। ठीक है, तो अब होगा क्या, रीपोलराइजेशन कैसे होता है उसको समझते हैं। अगेन मैं यहां पर क्या है, एक न्यूरॉन यानी एक एक्सॉन को ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अब एक्सॉन को ड्रॉ करने के बाद अब हम यहां पर जो ड्रॉ कर रहे हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं ये आपका वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। अब होगा क्या कि जैसे ही डीपोलराइजेशन के स्टेज में क्या था कि बहुत सारे सिंपल से आपके जितने भी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है वो खुल चुके थे, जिसकी वजह से सोडियम अंदर की तरफ बहुत तेजी से मूव कर रहा था। ये क्या है आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो यहां पे क्या है, सोडियम बहुत तेजी से अंदर मूव कर रहा था, जिसकी वजह से यहां का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो 30 मिलीवोल्ट तक चला गया था, +30 मिलीवोल्ट तक। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल +30 मिलीवोल्ट तक चला जाता है, ठीक है, जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल 30 मिलीवोल्ट तक अचीव होता है वैसे ही अब यहां पे कुछ बदलाव होने स्टार्ट होते हैं। ठीक है,
30 मिलीवोल्ट का जो इनर पोटेंशियल है, जो अंदर का जो पोटेंशियल है, अब वो क्या करेगा कि जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है उसको ओपन कर देगा। इनिशियली क्या होता है, क्लोज होता है, लेकिन जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल 30 मिलीवोल्ट तक जाता है वैसे ही आपका जो ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा और ये जो पहले खुला हुआ था अब ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओपन और ये हो जाएगा क्लोज। क्यों, क्योंकि अंदर का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो प्लस 30 मिलीवोल्ट तक जा चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से अब इसको आगे और लेके नहीं जाना होता है, बस इसको यहीं तक रखना है। ठीक है, तो जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल 30 मिलीवोल्ट तक जाएगा वैसे क्या होगा कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा और ये जो आपका ये वाला जो चैनल है सोडियम चैनल, ये क्लोज हो जाएंगे। तो इसके क्लोज होने से अब होगा क्या कि अब बहुत तेजी से क्या होगा कि पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और जैसे ही पोटेशियम बहुत तेजी से बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा वैसे क्या है, अंदर का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा और डिक्रीज होते होते तक क्या है, पहले -70 मिलीवोल्ट तक जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो चैनल्स है कुछ ज्यादा समय तक खुले रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो -70 से और कम होकर -90 मिलीवोल्ट तक चले जाता है। अगर -70 से भी गिर के पोटेंशियल -90 तक चला जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, और ये हाइपर पोलराइजेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ पोटेंशियल गेटेड, ये जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है इसके ओपन होने की वजह से, यानी एक ज्यादा समय तक ओपन हो जाएगा तो ये क्या है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा नीचे गिर के -90 मिलीवोल्ट तक चला जाता है। ठीक है, तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। अब इस केस में क्या है कि जैसे ही वोल्टेज गेटेड पोटेंशियल चैनल ओपन हुए, अंदर से जितना भी पोटेशियम है बाहर की तरफ जाएगा, अंदर का पोटेंशियल अगेन नेगेटिव आ जाएगा और हम बोल देंगे कि जो मेम्ब्रेन है अगेन कैसा हो गया है, पोलराइज्ड हो चुका है, अगेन वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के स्टेज में आ गया। ठीक है, अब होगा क्या कि जब ये मेम्ब्रेन बंद हो रहा होता है, जो ये जो आपका पोटेंशियल, ये जो आपका सिंपल सा बात करें कि सोडियम गेटेड ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है ये जब बंद होते हैं तो कभी कभी क्या है, बहुत तेजी से बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उस समय जब ये बंद होते हैं, अगर उसी समय कोई दूसरा पोटेंशियल आ जाए तो ये सोडियम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये जो गेट्स हैं वो खुलते ही नहीं है, तो उस समय को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, रिफ्रैक्टिव पीरियड का क्या मतलब है कि एक ऐसा समय जिस समय आपकी कोई भी इंपल्स है उसको वो एक्सेप्ट ही ना करे, यानी जनरली क्या है कि ये अभी बंद हुआ है और बंद होते ही तुरंत से एक एक्शन पोटेंशियल या एक स्टिमुलस आ गया है, तो उस समय जब स्टिमुलस आएगा तो उस कंडीशन में ये चैनल खुलते ही नहीं है। ठीक है, तो वो जो समय लगता है दोबारा से अपने आप को रीस्टोर करने में, ठीक है, वो समय जिसमें ये सारे चैनल्स अपने आप को रीस्टोर करते हैं उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। सो आई होप आपको यहां तक की कंडीशन रिपोलराइजेशन समझ में आ गया होगा। सो अभी हम यहां पर ध्यान दो, तो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को हमें समझना होगा। ठीक है, तो ग्राफ क्या है, इनिशियली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिलीवोल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर मैकेनिकल जो गेटेड सोडियम चैनल्स है वो ओपन होंगे, जिसकी वजह से जो पोटेशियम है, जो पोटेंशियल है वो -15 -55 तक चला जाएगा। -55 को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आते ही क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलते हैं, जिसकी वजह से सोडियम इन्फ्लक्स होगा और ये जो पोटेंशियल है मैक्सिमम तक चला जाएगा +30 आते ही क्या है, अब जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है वो बंद हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब क्या है, अगेन पोटेंशियल गिरना स्टार्ट हो जाता है, अगेन रिपोलराइजेशन की स्टेज में आता है और आते आते वो 70 तक जाएगा और उसके बाद कभी कभी क्या है ये 90 तक चला जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद फिर समय लगता है अपने आप को रीस्टोर करने में, जिसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसके बाद डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो इसको एक बार आप डाउनलोड करके इसको समझ लेंगे। ठीक है, अभी मैंने चार्ट बना रखा है, इस चार्ट के अंदर हम समझते हैं कि किस फेज में कौन सा गेट ओपन होता है और उस समय पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि जो अंदर का पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, बाहर का पोटेंशियल पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप खुला होगा, तो आंसर है हाँ। ठीक है, दूसरा क्या है,
दूसरा पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है क्योंकि लीकी चैनल्स ओपन है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कि क्या सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुले हुए हैं, तो आंसर है नहीं, इस समय नहीं खुले हैं। पोटेशियम भी खुले हैं, ये भी नहीं खुला होगा, ये चीज आपको याद रखना है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट तक जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो अंदर का जो पोटेंशियल होगा इस कंडीशन में नेगेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट डीपोलराइजेशन की बात करते हैं। डीपोलराइजेशन के केस में क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप बंद होता है, पैसिव डिफ्यूजन हो रहा होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, और जो ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो क्या होगा, इस कंडीशन में बंद होगा, और ये जो पोटेंशियल है मेम्ब्रेन का वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट रिपोलराइजेशन की बात करें तो यहां पर क्या है, अगेन सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाएंगे, पैसिव डिफ्यूजन हो ही रहा होता है ये, क्योंकि लीकी चैनल्स हमेशा ओपन रहते हैं। नेक्स्ट वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल्स है वो बंद हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, अगेन जो वोल्टेज है -70 मिली वोल्ट हो जाएगा, और अंदर का जो इनर मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। हाइपरपोलराइजेशन के केस में क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाएंगे, पैसिव डिफ्यूजन ओपन ही होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज होंगे, उसके अलावा ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड खुला होगा, और जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -85 से -90 मिली वोल्ट तक चला जाता है, और इस केस में क्या है, अंदर का जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। इस चार्ट को एक बार आप अच्छे से याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा किस समय कौन सा गेट ओपन होता है, कौन सा गेट क्लोज होता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको ये जो नर्व कंडक्शन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।